तो ऐसे टाइम पे जब देश के हालात ऑलरेडी इतने खराब चल रहे थे, जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट इतना सारा ऑपोजिशन ऑलरेडी अक्यूमुलेट हो चुका था, मतलब गवर्नमेंट के काम करने के तौर तरीके से हर कोई डिससेटिस्फाइड था। एवरीबडी वाज ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स। इवन बिहार और गुजरात के स्टेट्स में 1974 में बहुत मैसिव मूवमेंट्स हुए थे। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट के या पार्लियामेंट के जुडिशरी के साथ बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज चल रहे थे। Like there was some sort of conflict between the government or the parliament and the judiciary. So let us look at the kind of conflicts that they were having. एक तो पहली बात ये है कि उन दोनों में तीन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के बेसिस पे डिसअग्रीमेंट सा होने लगा था। By constitutional means, by constitutional issues, we mean कि constitution में जो provisions थे, the government was trying to go beyond some of those provisions of the constitution, और judiciary ने हर बार constitution parliament को रोक दिया और हर बार parliament के साथ disagreement हो गई judiciary की, जिसकी वजह से parliament आगे function नहीं कर पाई उस direction में। तो let us see कि क्या क्या issues थे दोनों के बीच में। First of all, there was an issue of abridgment of fundamental rights. This FR over here means fundamental rights. Let's write down the spelling of that. Fundamental rights. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये एग्जैक्टली क्या है? मतलब हर इंसान के पास, इस देश के हर नागरिक के पास, एवरी सिटीजन एक ऐसा सेट ऑफ राइट्स होता है, बहुत ही इनहेरेंट राइट्स होते हैं ये, लाइक राइट टू लाइफ या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो लोगों की बेसिक राइट्स है, इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बिकॉज दीज राइट्स आर सो फंडामेंटल कि हर इंसान को, हर नागरिक को इनकी जरूरत है, और इसके बिना कंट्री कभी पीसफुली प्रोसीड ही नहीं कर सकता। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों के, पार्लियामेंट चाहता था कि इन राइट्स को अब्रिज किया जाए, मतलब इन राइट्स को किसी तरह कम कर दिया जाए या इन्हें किसी तरह कर्टेल कर दिया जाए। लेट्स से किसी तरह इन राइट्स के अगेंस्ट पार्लियामेंट काम करना चाहती थी, बट जुडिशरी ने पार्लियामेंट को ये बोल के रोक लिया कि तुम एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, तुम किसी तरह से उसके फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट है, ये डेमोक्रेसी का हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अगेंस्ट है। तो ये थी पहली इशू जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। सेकेंड इशू ये था कर्टेलिंग द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, मतलब जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं एनलिस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से एक है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। सो पार्लियामेंट ने ये कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाएंगे। अमेंडमेंट मीन्स व्हेन यू चेंज समथिंग about the constitution or you add something to the constitution, that's called an amendment. It's like you're amending the constitution, making it better, correcting its mistakes or shortfalls. तो उस चीज को हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे ऐसे तरीके से कि हम राइट टू प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को हम पर्टिकुलर सिचुएशंस में उसको कर्टेल कर सके, उसको उस राइट को रोक दिया जाए या उसको खत्म कर दिया जाए। लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा हक होगा। गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, इसके लिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता। उस वक्त भी जुडिशरी ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पहले भी उन्होंने कहा था तुम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को रोक नहीं सकते या उन्हें अब्रिज नहीं कर सकते। इस इशू में भी जुडिशरी ने कहा कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हो, अगर कोई स्पेशल नीड है लोगों की डेमोक्रेसी में या कोई किसी तरह का मिस्टेक है कॉन्स्टिट्यूशन में, तुम उसे अमेंड कर सकते हो, बट तुम कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी इस तरह से अमेंड नहीं कर सकते कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को तुमने खत्म कर दिया या तुमने कर्टेल कर दिया, तुमने अब्रिज कर दिया।
इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी अमेंड नहीं हो सकती, दैट्स इलीगल एंड दैट्स अनलॉफुल, राइट। तो जुडिशरी ने फिर से पार्लियामेंट के अगेंस्ट बोला इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कॉमन मैन। तो ये थी सेकेंड इशू पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। थर्ड इशू ये था अब्रिज फंडामेंटल राइट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एनलिस्टेड, वो बेसिकली बाइंडिंग नहीं है, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ सेट ऑफ एडवाइजेस और सजेशंस की इस डायरेक्शन में इन लाइंस के ऊपर काम होना चाहिए देश में, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके, ताकि पीस और डेकोरम मेंटेन हो सके, ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो, सबका भला हो। पर ये जो सजेशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में एनलिस्टेड है, ये बाइंडिंग नहीं है, ये हर इंसान को फॉलो करना मतलब जरूरी नहीं है, लॉफुल नहीं है। तो पार्लियामेंट ने ये कहा कि सिंस ये बाइंडिंग नहीं है तो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसका ज्यादा मतलब ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड और अंडरवैल्यूड हो गई है, तो हम फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करेंगे या उनका इफेक्ट कम कर देंगे, ताकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट दे सके, ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उन्हें हम प्रोपगेट कर सके। फिर से जुडिशरी ने ये स्टैंड लिया कि तुम फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकते लोगों की, इवन इफ इट मीन्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हर मुद्दे पे पार्लियामेंट ने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को किसी तरह से कम करने का या खत्म करने का कोशिश किया, पर हर तरह से जुडिशरी ने उस पर एक रोक लगा दी। हर बार जुडिशरी का एक डिसएग्रीमेंट हो गया गवर्नमेंट के साथ, और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। इसके बाद इन इश्यूज के बाद, इन सारे डिसएग्रीमेंट्स के बाद दो और ऐसे सिचुएशंस आए, दो और ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। पहला है केशव आनंद भारती केस का। केशव आनंद भारती केस में एग्जैक्टली क्या था ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट उसका इफेक्ट क्या था वो हमें पढ़ना है। और अगर आपको केशव आनंद भारती केस के बारे में डिटेल्स में जानना है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट, तो आप नेट में केशव आनंद भारती केस को गूगल में सर्च कर सकते हो और उसके बारे में पढ़ सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या सिचुएशन हुई थी और क्यों इतना बुरा सिचुएशन आ गया था। तो बेसिकली इस केस में ये हुआ था कि जो केशव आनंद भारती केस था उसमें कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लिया था। द डिसीजन वाज नॉट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, द कोर्ट्स डिसीजन वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड दिस थिंग हैपेंड इन 1973। तो और उस वी नो कि जो 1970s का पीरियड है, जो पहला द फर्स्ट हाफ ऑफ द 1970s, उस दौर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी पूरे देश भर में। तो एनीवे केशव आनंद भारती केस में कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लिया था। तो गवर्नमेंट को इस चीज का फ्रस्ट्रेशन था ही, ऊपर से पहले से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज चल रहे थे। बहुत बार जुडिशरी ने पार्लियामेंट के एक्शंस पे रोक लगा दी, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया और फिर पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर पाई। तो जो केशव आनंद भारती केस था उसमें भी कोर्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्टैंड लिया था। खैर एनीवे वो मुद्दा वहीं पे खत्म हो गया था। बट उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोजीशन होता है, सीजीआई जिसको हम कहते हैं, दिस हियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस पोजीशन के लिए एक वैकेंसी आ गई थी। मतलब somebody needed to be appointed as the chief justice of India at that point of time। उस वक्त जितने भी ऑप्शंस थे उसमें से गवर्नमेंट, सिंस दिस इज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू अपॉइंट द सीजीआई, तो गवर्नमेंट ने जस्टिस ए.एन. रे को अपॉइंट किया था उस वक्त। और जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था उस वक्त ऑप्शंस में 3 और सीनियर जजेस थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोजीशन जस्टिस ए.एन. रे से ज्यादा डिजर्व करते थे, वो ज्यादा केपेबल थे उस पोजीशन के लिए क्योंकि वो ज्यादा सीनियर थे जस्टिस ए.एन. रे से।
तो गवर्नमेंट ने इन तीनों सीनियर जजेस को इग्नोर करके इस इंसान को सीजीआई के पोजीशन में डाला, और वो इसलिए क्योंकि एएन रे का जो वर्डिक्ट था, उनका जो स्टैंड था, वो कोर्ट वो इस केशव आनंद भारती केस में गवर्नमेंट के फेवर में था, और जो ये 3 सीनियर जजेस थे जिसको इग्नोर करके गवर्नमेंट ने जस्टिस एएन रे को डाला था, इन तीनों सीनियर जजेस का वर्डिक्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। इन तीनों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला था, इसलिए इनको इग्नोर करके जस्टिस एएन रे को सीजीआई के पोजीशन पे अपॉइंट किया गया था, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि जब इतने हाई पोजीशन ऑफ पावर में गवर्नमेंट के फेवर में बोलने वाला कोई आदमी रहेगा तो वो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इसकी वजह से गवर्नमेंट हमेशा ऐसा कर सकती है जैसा वो चाहती है, और कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा। Because the position of Chief Justice of India is the most important position that a judge can think of. So ये इशू हो गई थी, ये एक और कॉन्फ्लिक्टिंग इशू हो गई थी, बहुत ही कंट्रोवर्शियल था ये केस, केशव आनंद भारती केस, और ये भी बहुत पूरा कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट हो गया था। इसके बाद जो गवर्नमेंट में लोग थे, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था कि जुडिशरी में जो लोग हैं और ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो हमारे आदमी होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के फेवर में बोले, गवर्नमेंट के लिए स्टैंड ले, उसमें बेसिकली हमारे फेवर में बोलने वाले आदमी होने चाहिए। तो ये पूरा सिचुएशन जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था। आफ्टर दैट इन 12 जून 1975 ये जो इंसिडेंट है ये भी किसी तरह इसका ही इफेक्ट है, इट्स अ स्लो इफेक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट। तो 12 जून 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट declared the PM's election as invalid. The election petition was filed by Raj Narayan. मतलब क्या हुआ कि एक इंसान था राज नारायण, राइट। टू टॉक अबाउट राज नारायण, ये वो व्यक्ति था जिसने 1971 के जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उस इलेक्शंस में राज नारायण ने भी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था, बट दैट पर्सन वाज डिफीटेड बाय इंदिरा गांधी, शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली जब ये पॉलिटिकल राइवलरीज एक बार शुरू होती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग राइवलरीज होती है। तो राज नारायण ने एक इलेक्शन पिटीशन फाइल किया था कि क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देना चाहिए। वो इनवैलिड है क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस इलेक्शन में गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स का यूज किया था अपने कैंपेनिंग में। मतलब गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में जो काम करते जो सिविल सर्वेंट्स है उनका यूज किया था इंदिरा गांधी ने अपने कैंपेन में खुद को पॉपुलराइज करने के लिए, अपने कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये चीज अनलॉफुल है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, चीज इलीगल है, और इंदिरा गांधी ने ये किया था। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबने ये चीज इग्नोर कर दी थी। बट 1975 में जब ऑलरेडी इतना ओपोजिशन बिल्डअप हो रहा था करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और 1974 में 2 बड़े बड़े मूवमेंट्स भी हुए थे बिहार और गुजरात में, तो at a point where everybody was against the government and the prime minister itself, तो इस वक्त इन्होंने राज नारायण ने एक इलेक्शन पिटीशन फाइल किया था कि इनका जो इलेक्शन है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अनलॉफुल काम किया है। इन्होंने सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स का यूज किया है अपने इलेक्शन कैंपेन में, जो गलत है। तो वो जो मुद्दा था जो कोर्ट में लाया गया था उसका वर्डिक्ट भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया था, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट आया था, दैट इज इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आया था। उसमें भी जो प्रीसीडिंग जज था उस मैटर का, उनका नाम था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने भी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट रूलिंग दिया था। उन्होंने भी कहा था ये सही बात है, इनका इलेक्शन जो है उसको इनवैलिड कर देना चाहिए। तो जो ये रूलिंग था उसका इफेक्ट क्या हुआ कि उनका इलेक्शन इनवैलिड कर दिया गया। मतलब तुम्हारा इलेक्शन मैटर नहीं करता है, तुमने गलत तरीके से अपना इलेक्शन कैंपेन किया था,
तो इसीलिए वो इनवैलिड है, वो मैटर नहीं करता है। अब जब वो इलेक्शन ही मैटर नहीं करता है तो मतलब तुम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो वो तुम कभी बने ही नहीं, सिंस तुम्हारा इलेक्शन ही इनवैलिड है। तो फिर इस पूरे क्या कहते हैं, इस जो डिक्लेरेशन है रिजल्ट, ये पूरा जो रिजल्टेंट डिक्लेरेशन है, इसका मतलब यही है दैट इंदिरा गांधी इज नो लॉन्गर अ पीएम। उनका इलेक्शन जब इनवैलिड बोल दिया गया, इसका ये मतलब है वो कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी ही नहीं थी, तो उनको मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया गया था। ये चीज हो गई। अब क्या हुआ, सिंस सुप्रीम कोर्ट में जो लोग थे वो गवर्नमेंट के लोग थे, इंदिरा गांधी हैड अपॉइंटेड पीपल हु वुड स्पीक इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट केम टू द गवर्नमेंट रेस्क्यू एट दैट टाइम, केम टू इंदिरा गांधी रेस्क्यू एट दैट टाइम। 12 जून को ये डिक्लेरेशन हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर द करंट मोमेंट एक्चुअली व्हेन हर इलेक्शन वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और जब ये कहा गया था कि वो अब एमपी नहीं रही, तो ऐसा डिसीजन था कि अगर अगले 6 महीने के अंदर अंदर उनका री इलेक्शन हुआ और वो फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, सबने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट किया, तो ही वो एमपी रहेंगी, नहीं तो शी विल हैव टू स्टेप डाउन फ्रॉम हर पोजीशन। तो 24 जून में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी जो है वो पार्शियली स्टे कर सकती है, शी डज नॉट हैव टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली। द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर अ पार्शियल स्टे जब तक इनका अपील डिसाइड नहीं हो जाता, और जब तक शी कैन नॉट सॉर्ट आउट हर मैटर्स, एंड जब तक ये पूरा अपील जो है वो सही तरीके से डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक वो रह सकती है पावर में। एंड this is how the Supreme Court came in rescue of Indira Gandhi, who was the Prime Minister। हालांकि उनका इलेक्शन एक बार इनवैलिड डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ, जो हमने जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ा था, जो इतने मैसिवली बिहार का मूवमेंट जो है उसको प्रोपागेट कर रहे थे, इसके बाद 25 जून 1975 में जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत ही मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था दिल्ली के जो रामलीला ग्राउंड्स है उसमें। 25 जून को उन्होंने बहुत मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था कि इंदिरा गांधी को जब इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रही, तो उनको प्राइम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें अपनी जगह से हटाओ। और सुप्रीम कोर्ट क्यों इंदिरा गांधी के फेवर में अभी बोल रही है, Supreme Court has no authority in this matter to back Indira Gandhi, to protect Indira Gandhi and her position of power। तो जयप्रकाश नारायण ने बहुत ही मैसिव मूवमेंट कराया था इस चीज के बारे में 25 जून को, जस्ट द नेक्स्ट डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड हर पार्शियल स्टे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इनका मूवमेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज्यादा डेवलप था कि इन्होंने सबको अर्ज किया कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लॉफुली अब ये हमारी प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, और इनसे किसी भी तरह का इमोरल ऑर्डर लेने की कोई जरूरत नहीं है। शी इज नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एनीमोर। सो इतने सारे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठ रहे थे, जो इतना ज्यादा मूवमेंट हो रहा था उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो इंदिरा गांधी का अपना पोजीशन जो है, उनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो इतना ज्यादा वल्नरेबल हो चुका था, उस वक्त इंदिरा गांधी ने क्या करने का डिसाइड किया, अपना पावर प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने खुद का पोजीशन बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। दिस इज द रीजन व्हाई द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन आवर कंट्री, क्योंकि इंदिरा गांधी का अपना पावर इतना ज्यादा उस वक्त इनसिक्योर हो चुका था कि उन्होंने सबकी आवाजों को रोकने के लिए एक साथ उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने इमरजेंसी, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, उन्होंने इमरजेंसी इस ग्राउंड पे डिक्लेयर किया था, या इस बेसिस पे डिक्लेयर किया था कि कंट्री में बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, विच इज अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
जो आर्टिकल 352 है, इसके तहत तुम इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो, जहाँ पे नॉर्मल प्रोसीडिंग्स, नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसीडिंग्स जो है वो सारी बंद हो जाती है। और उस वक्त फंडामेंटल राइट्स भी जो है लोगों के, वो सारे गवर्नमेंट छीन लेती है। उस वक्त फंडामेंटल राइट्स कुछ भी मैटर नहीं करती। इमरजेंसी मतलब बहुत ही सीरियस मुद्दा है, बहुत ही सीरियस इशू है। लोगों के पास किसी तरह के कोई राइट्स नहीं होते हैं उस वक्त, और सारा पावर जो है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाता है। तो इंदिरा गांधी ने सब कुछ चुप कराने के लिए और सारी मूवमेंट्स को रोकने के लिए, हर तरह के प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स जो हो रहे थे देश भर में, सबको बंद करने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड्स में। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस तो हो रही थी, पर वो देश के खिलाफ नहीं हो रही थी, या उससे देश को कोई खतरा नहीं था, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को कोई खतरा नहीं था। उन डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंदिरा गांधी के पावर को खतरा था, और यही चीज इंदिरा गांधी से देखी नहीं गई, जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी।